माँ, ये आज की मजदूरी के 150 रुपए हैं। तुम घर का थोड़ा सामान खरीद लाना। पता नहीं कल काम मिले या नहीं। कम से कम राशन के दाल चावल तो रखे ही रहे। चिंता मत कर बेटा, मुझे फैक्ट्री में काम मिल गया है। 30 रुपए रोजाना के मिला करेंगे। एक टाइम की सब्जी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। लाओ माँ, ये 150 रुपए मुझे तो सामान मैं ले आऊंगी। सिर्फ जरूरत का ही सामान लाना, बाकी कोई फालतू सामान लाने की जरूरत नहीं है। पर बहू, अच्छा ठीक है, तू ही ले आ। एक बार देख ले क्या क्या जरूरी सामान लाना है। हाँ हाँ ठीक है। सुनीता यशोदा की बहू जो बहुत ही भुक्कड़ स्वभाव की है। जहाँ उसे खाने पीने का सामान दिख जाए बस फिर क्या, जो पैसे हाथ में हो सब खाने पीने पर लुटा देती है। बड़ी मुश्किल से मुकेश और यशोदा थोड़ा बहुत मजदूरी से कमाते हैं, पर अपने भुक्कड़ स्वभाव के कारण सुनीता कमाए हुए रोजाना के पैसे फालतू खाने पीने पर खर्च कर देती है। भैया 5 समोसे, 4 कचौड़ी और 6 गुलाब जामुन कर दो। एक काम करो, वो प्याज और मिर्ची के पकौड़े भी कर देना। 130 रुपए हुए बहन जी। 130? अच्छा, मेरे पास 20 रुपए बचेंगे। चलो कोई नहीं, 20 रुपए के आलू ले जाती हूँ। 1 किलो आलू की सब्जी ढेर सारी बन जाएगी। हाँ ये लो भैया, आज तो मजा आ जाएगा। मौसम भी सुहाना है, ठंडी हवाएं चल रही है, लगता है बारिश होगी। और बारिश में पकौड़े, समोसे और कचौड़ी के साथ साथ गुलाब जामुन खाने का अलग ही मजा होता है। सुनीता घर पहुंचती है। मुकेश काम पर गया हुआ था। यशोदा ने सुनीता से पूछा कि सामान कहाँ है, तो उसने हलवाई से खरीदे मिठाई समोसे आगे कर दिए। ये सब क्या है सुनीता बहू, तुमने कल ही तो छोले भटूरे और पूड़ी आलू की सब्जी खरीद कर खाई थी। ऐसे रोजाना बाजार की चीजें खरीद खरीद कर खाना कितना पैसा खर्च होता है। तुमने 130 का ये सामान खरीद लिया, 20 रुपए में आलू ले आई। अब बताओ, 2-3 दिन का खर्चा गया ना। क्या माँ जी, इतने स्वादिष्ट समोसे और गुलाब जामुन कचौड़ी देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आप बीच में ये पैसों की बात मत लाओ, चुपचाप खाने दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। और देखो बारिश के मौसम में तो सब कुछ बहुत ही लाजवाब लग रहा है। आप भी एक समोसा ले सकती हो। वैसे आप आधा ही खाओ, आपको वैसे भी ब्लड प्रेशर रहता है ना। बस फिर क्या था, सुनीता ने थाली सजाई और फटाफट खाने के लिए बैठ गई और कुछ ही मिनटों में उसने सब कुछ खाकर खत्म कर दिया। शाम को जब मुकेश आया तो उसने देखा सिर्फ आलू की सब्जी बनी है। क्या बात है सुनीता, आज आलू में ना टमाटर है, ना प्याज है, ना अदरक लहसुन। तुमने ऐसे ही नमक मिर्च डालकर आलू बना दिए। कम से कम जीरा तो डाल देती। कहाँ से डालेगी, घर में कुछ होगा तभी तो। सारे पैसे तो इसने फालतू की हलवाई की दुकान से सामान खरीदने में लगा दिए। जब देखो खाने में ध्यान रहता है। घर का एक सामान खरीदने में पैसे खर्च नहीं करती है, सारे पैसे खाने में ही खर्च करने हैं। सुनीता, तुम्हें पता था ना कि ये पैसे घर के सामान के थे, फिर भी तुमने कुछ ही पलों में सारे पैसे खर्च कर दिए। तो क्या हुआ, अब ये शरीर खाने के लिए बना है तो मैं खाऊंगी ना। इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है। सुनीता अक्सर ऐसा ही करती थी, जब देखो तब कुछ न कुछ खाते रहना। इस बात से यशोदा बहुत परेशान रहती थी। अब सुनीता भी अपनी सास और पति के ताने सुन सुनकर तंग आ गई। एक दिन सुनीता को एक साधु बाबा मिले। सुनीता ने उनसे अपनी परेशानी कही तो साधु बाबा ने सुनीता को एक पतीला दिया और बोले, बेटी, इस बात को याद रखना, ये पतीला दिन में सिर्फ 3 समय के भोजन में ही उपयोग करना है। एक दिन में यदि 3 से अधिक समय इसका उपयोग हुआ तो फिर बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। 3 समय में इस पतीले में जितना भोजन मांग लेना है मांग लेना। ये 3 समय का भोजन तुम्हें उपलब्ध करा देगा, पर उससे अधिक अगर तुमने इसका इस्तेमाल किया तो फिर तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ जाओगी। ठीक है बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। वैसे भी मुझे तीनों समय ढेर सारा भोजन मिल जाएगा, मैं तो उसी में ही खुश हूँ। साधु बाबा से पतीला लेकर सुनीता घर आ जाती है। अब तो सुनीता और भी ज्यादा भुक्कड़ हो गई। उसे बैठे बैठे खाने पीने को मिल जाता था। धीरे धीरे सुनीता बहुत ही मोटी होती जा रही थी, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करती थी। बस तीनों टाइम उसे पतीले से पका पकाया मिल जाता था और वो खूब खाती थी। लेकिन सुनीता की सास और पति उस भोजन को नहीं खाते थे। वो रूखा सूखा जो भी बनाते थे बस उसी से ही पेट भर लेते थे। जादुई पतीले, अब तो रात हो गई है। मुझे बढ़िया सा राजमा चावल, बैंगन का भरता और गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ आइसक्रीम, रबड़ी और खीर भी। हाँ, ये सब चाहिए। देखते ही देखते जादुई पतीले से सारे पकवान सामने आ जाते हैं और फिर क्या, सुनीता गपा गप सारे पकवान खाने लगती है। अरे माँ जी, आओ ना,
आप भी मेरे साथ खाओ। सुनो जी, देखो ना कितने बढ़िया स्वादिष्ट राजमा और बैंगन का भरता है। वैसे ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए ही काफी होगा, फिर भी मैं आप दोनों को थोड़ा थोड़ा दे सकती हूँ। नहीं बहू, इस उम्र में इतने भारी पकवान मुझे हजम नहीं होते। मेरे लिए तो सूखी रोटी और चटनी ही बहुत है, क्योंकि वो मेहनत की कमाई है। माँ सही कह रही है सुनीता, ये पकवान तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे नहीं खाना। मैं तो माँ के हाथ की रोटी और चटनी खाकर बहुत खुश हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो मजे लेकर खाऊंगी। सुनीता अब तो हर समय खाने में ही ध्यान रखती थी। उसने सब तरफ देखना छोड़ दिया था। बेचारी यशोदा और मुकेश चुपचाप सारा तमाशा देखते रहते थे। एक दिन सुनीता पुरानी सहेली को मिलने के लिए घर बुलाती है, ताकि वो अपनी सहेली के सामने खाने पीने की चीजों का घमंड दिखा सके। अरे तू बैठ, मैं तेरे लिए बढ़िया पकवान बनाती हूँ। ये देख, मेरे पास एक जादुई पतीला है, मैं तुझे इसका जादू दिखाती हूँ। अच्छा, क्या जादू दिखाएगी, मैं भी तो देखूं। अच्छा बता, क्या खाएगी? सबसे पहले मैं तुझे क्या खिलाऊं? अच्छा ये बात है, पहले तो तेरे घर जब भी आओ चाय भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। आज तो तू बड़ी खातिरदारी करने की बात कह रही है। चल ठीक है, तो तू मेरे लिए जलेबी और पाव भाजी ऑर्डर कर, बहुत मन है। बस यही दो चीजें? चल ठीक है, जादुई पतीले, जल्दी से जलेबी और पाव भाजी मेरी सहेली के लिए हाजिर करो। सहेली के सामने दिखावा करते हुए सुनीता को याद ही नहीं रहा कि वो पतीले का इस्तेमाल 3 बार कर चुकी है। वो चौथी बार फिर से पतीले का इस्तेमाल करने लगती है। बस यार, बहुत खा लिया, अब तो बस लास्ट में मेरा मन कर रहा है एक गिलास मिल्क शेक मिल जाए तो बस जिंदगी का मजा आ जाए। हाँ, तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है? रुक, मैं अभी पतीले से मिल्क शेक बनाने के लिए कहती हूँ। जादुई पतीले, जल्दी से मेरे सामने मिल्क शेक हाजिर हो जाए, वो भी बढ़िया बादाम काजू किशमिश वाला। सुनीता तो बड़ी खुशी से पतीले से मिल्क शेक बोल बैठी थी, पर उसे याद नहीं रहा कि वो चौथी बार इस्तेमाल नहीं करना। पतीले में से मिल्क शेक बनकर बाहर बहने लगता है। ये देखकर सुनीता और उसकी सहेली डर जाते हैं। सुनीता, पतीले में से तो मिल्क शेक बहता ही जा रहा है। अरे इसे रोक, वरना सब तरफ दूध ही दूध फैल जाएगा, दूध की नदी बन जाएगी। अरे पतीले बस करो, इतना मिल्क शेक थोड़ी बोला था। अरे रुक भी जा। सुनीता, इससे पहले कि तुम्हारे घर में दूध की बाढ़ आ जाए, मैं यहाँ से भाग रही हूँ। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, तुम जिंदा रही तो फिर मिलेंगे। पतीले में से लगातार मिल्क शेक बहता ही जा रहा था। देखते ही देखते कमरा मिल्क शेक से भरने लगा। सुनीता का वजन खा खा कर इतना भारी हो चुका था कि वो ठीक से उठकर कमरे से दौड़ भी नहीं पा रही थी। वो मिल्क शेक की बाढ़ में डूबने लगी, तभी यशोदा और मुकेश मजदूरी करके लौटे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया, हमारा तो घर डूब रहा है। अरे सुनीता तो डूब जाएगी, कोई बचाओ, कोई बचाओ। तभी जादुई पतीले में से आवाज आती है, अगर तुम इस बाढ़ से बचना चाहती हो तो मुझे यहाँ से जाना होगा, तभी ये बाढ़ रुक सकती है। हाँ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ। सुनीता देखती है उसके ऐसा कहते ही जादुई पतीला वहाँ से गायब हो जाता है और उसके साथ ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सुनीता रोने लगती है। ये सब मेरे लालच के कारण हुआ, मेरे भुक्खड़ स्वभाव के कारण आज मैं मरते मरते बच गई। माँ जी मुझे माफ कर दो, अब मैं उस चीज की कभी इच्छा नहीं करूंगी जो मेरे बस में नहीं, जितना है उतने में ही सब्र करूंगी। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने आज, जरूरत से ज्यादा खाकर मैंने अपना शरीर भी खराब कर लिया और सहेली के सामने दिखावा करके आज जो मैंने भूल की उसमें मेरी जान भी जा सकती थी। मेरी सहेली तो मुझे बीच मझधार में अकेला छोड़कर चली गई। सुनीता अपनी सास के गले लगकर रोने लगती है। वो घबरा गई थी। ना बहू ना, रोते नहीं, कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वक्त रहते तुम्हें अपनी भूल समझ आ गई, ये सबसे बड़ी बात है। यशोदा को और मुकेश को पता था कि सुनीता को बाजार के खाने पीने की आदत है, इसलिए अब वो खुद से ही थोड़ा बहुत जितना बन पड़ता उसके लिए खरीद कर ले आते थे। सुनीता ने भी अपने भुक्खड़ स्वभाव को बदल दिया था। अब वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से ही खाती पीती थी। अब उसने फालतू खर्चे भी करना छोड़ दिया। रोशनी की शादी दीपक के साथ 6 महीने पहले ही हुई थी। जिस तरह हर लड़की ना जाने कितने अरमान लेकर ससुराल आती है, वैसे ही रोशनी भी आई थी। रोशनी बहू, कितनी रोटियां सेक रही है? देख, 3 तेरे ससुर जी की, 3 सुनील की और मुझे तो कम भूख है, मेरी 2 सेक दे, बाकी अपनी देख ले। तू भी वैसे 2 रोटी ही खाएगी। अरे हाँ, याद आया, 2 रोटी सुबह की बची हुई है, मैं और तू एक एक वो ले लेंगे तो 8 रोटी बहुत रहेंगी।
कैसे घर में आ गई, जब देखो रोटियां गिनती रहती हैं। मेरा तो दिमाग खराब किया हुआ है। माँ, 6 महीने में इतनी कमजोर हो गई है आपकी बेटी। सासू माँ जब देखो रोटियां गिनती रहती हैं और हर वक्त टोकती रहती हैं। रोशनी बेटा, कोई बात नहीं, अपनी सास की बातों को दिल पर मत लगा। तू बस अपनी अच्छी बहू होने का फर्ज निभा। बाकी हर किसी की अपनी आदत होती है बोलने की। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, खुद को ही बदल लो। तू चुप रहा कर, बोलने दिया कर जो भी बोले। रोशनी अपने काम में लग जाती है। अगले दिन, ये क्या रोशनी, तूने अभी तो दीपक के लिए चाय बनाई थी, अब दोबारा क्यों बना रही है? फ्राई पैन में बची हुई चाय रखी तो है, वही पी लेती। माँ जी, चाय थोड़ी देर भी पड़ी रहे तो उसका स्वाद बदल जाता है और मुझे ताजी चाय पीने की आदत है। तो ये चाय मुझे दे दे, इतनी महंगी चीनी पत्ती दूध वाली चाय है। माँ जी, सिर्फ 2 घूंटी तो है, ये क्या पियोगे? मैं ताजी बना रही हूँ, पी लो। नहीं, तू ये 2 घूंटी दे दे, मुझे बहुत है। सच में ऐसी कंजूस सास मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ कहा तुमने रोशनी? नहीं माँ जी, मैं तो बस गीत गुनगुना रही थी। 100 साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागत माँ से प्यारी सासू जी। 1 मिनट माँ जी, मैं अभी आई। क्या हुआ? चाय चढ़ाकर बाथरूम में कहाँ भाग रही है? रोशनी जैसे ही बाथरूम में जाती है उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आती है। क्या हुआ? सारी चाय सूख गई, इतनी देर लगा दी। पता नहीं माँ जी, कल से थोड़ा जी मिचला रहा था, उल्टियाँ हो गई। अरे, बदहजमी हो गई होगी, जा नींबू चाट ले, ठीक हो जाएगा। पर बदहजमी कैसे माँ जी, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। रोशनी कमरे में आकर अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, क्या करूँ फिर, आप ही बताओ, जाऊँ फिर डॉक्टर के पास या अभी रुक जाऊँ? 1 दिन और देख ले बेटा, नहीं तो एक काम कर, दीपक से प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली किट मंगवा लेना, हो सकता है तुझे दिन चढ़ गए हो। ठीक है माँ, कल तक देखती हूँ। रोशनी को शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। तभी, क्या बात है रोशनी, इतने छोले चावल किसके लिए बनाए थे जब खाने नहीं थे? ये लोग तो सुबह लंच ले गए, उसके बाद वैसे के वैसे ही पतीले रखे हैं। जब नहीं खाने थे तो बनाए क्यों? माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अब रात को कुछ नहीं बनाना, यही पूरा हो जाएगा, समझी? कमला अपने कमरे में चली गई। रात में, रोशनी, ये कुकर में क्या बनाने की तैयारी है? छोले चावल रखे तो हैं, वही गर्म कर लेंगे। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी सी धुली मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही थी। छोले रात में भारी हो जाएंगे मुझे। ये सही है, 2 उल्टी आई नहीं कि ढीले पड़ जाओ, बस 1/4 मुट्ठी बनाना अपने लिए। हम तीनों तो सुबह वाले छोले चावल ही खा लेंगे, इतनी महंगाई है भाई। बेचारी रोशनी पहले ही तबीयत खराब से परेशान थी, ऊपर से कमला की कंजूसी। अगले दिन रोशनी को फिर उल्टियाँ होने लगती हैं। वो दीपक को बताती है। वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आता है। रोशनी चेक करती है। दीपक, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये तो बहुत ही खुशी की बात है रोशनी, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या तू माँ बनने वाली है? चल ठीक है, अब थोड़ी बचत करनी शुरू कर दे, आगे 2 से 3 हो जाओगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे। माँ जी, मैं दीपक के साथ डॉक्टर के पास होकर आती हूँ। अरे, उसे क्यों परेशान कर रही है, उसे काम पर जाने दे, मेरे साथ चलना। दीपक काम पर चला जाता है। रोशनी कमला के साथ डॉक्टर के पास जाती है। मैंने रोशनी का चेकअप कर लिया है, सब कुछ ठीक है, बस अपने खान पान का ध्यान रखना और कोई भी चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ताकत की दवाइयाँ और टॉनिक लेने हैं। कितनी फीस हुई डॉक्टर? जी 1500 रुपए। क्या 1500 रुपए? ये कुछ ज्यादा नहीं है, और दवाइयाँ अलग खरीदो। माँ जी, अभी तो दो, घर जाकर सुना लेना। अब इतने पैसे यहाँ लग गए, दवाइयाँ भी 1200 की आ गई। अब ऑटो के 80 रुपए नहीं दूंगी, पैदल चल ले। पैदल चलना गर्भवती के लिए अच्छा होता है। कहाँ फंस गई मैं इन जैसी कंजूस के साथ। कमला और रोशनी घर आ जाते हैं। अब रोशनी गर्भवती थी तो उसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत थी, पर कमला की कंजूस आदत से वो कैसे पीछा छुड़ाती। एक दिन, रोशनी, ओ रोशनी, कहाँ है? माँ जी, बाहर हूँ, ये दशहरी आम वाला भैया आया हुआ है, वही ले रही हूँ। ओ भैया, क्या भाव दे रहा है? अम्मा जी 70 रुपए किलो दिए हैं 2 किलो के, तुम 60 रुपए दे देना, बोनी का टाइम है। अरे, क्या लूट मचा रखी है, औरतें देखकर भाव बढ़ा दिए, और ये आम तो हैं भी बिल्कुल बेकार पिलपिले से। पर माँ जी, मेरा आम खाने का बहुत मन था। अच्छा, तुझे आम खाना है, ये ले भैया 5 रुपए, ला एक आम दे दे। क्या अम्मा जी है इतनी कंजूसी, सिर्फ एक आम? तो क्या पूरा ठेला खरीद लूं? ला, मुफ्त में दे, एक आम देगा, बड़ा आया बात करता है, चल जा यहाँ से। रोशनी गुस्से में घर के भीतर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। अब तुम ही बताओ माँ, इतनी कंजूसी, वो भी आम खरीदने में। मेरा इतना मन था आम खाने का। कोई बात नहीं, तो दीपक को बोल देना, वो शाम को लेता आएगा। उसी शाम रोशनी के ससुर रोशनी के लिए कुछ सामान ला। कमला, ये देसी घी और थोड़ा ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू वगैरह लाया हूँ। रोशनी बहू को 9वां महीना लग गया है ना, उसे कुछ न कुछ खिलाती रहा करो।
अरे आप भी ना, इतना देसी घी और ड्राई फ्रूट क्या करना था, थोड़े बहुत ही ले आते, बेकार की फिजूल खर्ची करते हो। लाओ दो, अच्छा मैं रसोई में रख देती हूँ। कमला सारे ड्राई फ्रूट और घी छुपा कर रख देती है। अरे इतने महंगे बादाम काजू थोड़े दे दूंगी, सारे खा जाएगी। ये घी भी एक कड़छी निकाल लेती हूँ, एक हफ्ता तो चल ही जाएगा, बाकी छुपा देती हूँ। रोशनी को कुछ समझ नहीं थी, माँ से वो इतनी बात फोन पर नहीं कर पाती थी। एक दिन, माँ जी पता नहीं मेरे हाथ पैरों में सूजन बढ़ती जा रही है, क्या मैं डॉक्टर को दिखाऊं? अरे ये छोटी छोटी बातों के लिए रोजाना डॉक्टर की फीस बनाते रहो, ये सूजन से कोई डरने वाली बात नहीं होती, ये तो गर्भावस्था में मामूली बात है। कमला के मना करने पर रोशनी हॉस्पिटल की विजिट के लिए भी नहीं जाती। एक शाम, रोशनी क्या हुआ? आंखें खोलो रोशनी। माँ बाबूजी जल्दी आओ, रोशनी बेहोश हो गई है। अरे बिस्तर पर लिटा दे, थोड़ा पानी के छींटे डाल, आ जाएगा होश। दीपक कोशिश करता है पर रोशनी होश में नहीं आती। वो रोशनी को हॉस्पिटल लेकर भागता है। डॉक्टर वहाँ रोशनी का चेकअप करती है। ये क्या हाल बना दिया है आपने रोशनी का? आपको पता भी है रोशनी का बीपी कितना बढ़ा हुआ है, और इनकी तो अपॉइंटमेंट थी 15 दिन पहले की, वो भी मिस की हुई है। आपकी इतनी बड़ी लापरवाही से रोशनी की जान भी जा सकती है। माँ आपको पता था ना रोशनी को डॉक्टर के पास आना है? कमला घबरा चुकी थी, उससे बड़ी गलती हो चुकी थी। कमला अब तो शर्म करो, इतनी कंजूसी, तुम अपनी ही बहू के साथ ये व्यवहार करोगी? मुझे नहीं पता था, वो तुम्हें माँ कहती है, उसने अपना मायका छोड़ हमारे घर को अपनाया है। अगर बहू या बच्चे को कुछ हो गया तो ऐसा ना हो सारी जिंदगी तुम्हें पछताना पड़े। माँ अगर आपको मेरे और रोशनी के रहने से कोई परेशानी है, बस एक बार रोशनी ठीक हो जाए, मेरा बच्चा सकुशल दुनिया में आ जाए, फिर मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं दीपक, मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी आंखों पर कंजूसी की पट्टी बंधी थी, मैंने सही को गलत नहीं समझा। दीपक के पापा आप भी मुझे माफ कर दो, मैं एक ऐसी सास हूँ जिसने अपनी ही बहू को मौत के मुंह में धकेल दिया, भगवान मुझे क्षमा कर दो। कमला रोने लगती है, तभी डॉक्टर आ जाती है। बधाई हो, बेटा हुआ है, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। घर आने के कुछ दिन बाद दीपक रोशनी से कहीं और चलकर रहने के लिए कहता है, पर रोशनी मना कर देती है। दीपक, माँ जी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कमला ये सब सुन लेती है। रोशनी बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी आज तू मेरी परवाह कर रही है। नहीं माँ, माफी मत मांगो, बस अपना आशीर्वाद दो। उस दिन से कमला का व्यवहार सबके प्रति बहुत बदल जाता है, जिसको देखकर परिवार में सब बहुत खुश होते हैं।